तो फ्रेंड्स आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। कंपनी ने मेरी इतनी कड़ी मेहनत के बाद, इतनी तपस्या के बाद 5 साल बाद उन्होंने मुझे फाइनली ग्रीन कार्ड स्पॉन्सर कर दिया है। इतनी मेहनत के बाद L1 पे, L1 से H1 पे, H1 से अब मेरे पास 2 से 3 साल में ग्रीन कार्ड भी हो जाएगा। बेटा, ग्रीन कार्ड तो मिल गया है मुझे। 25 साल बाद आज 65 साल की हो गई हूँ। कल ग्रीन कार्ड मैं लेने जा रही हूँ, पता ना आगे जीऊंगी कि ना। आप लोग मुझे बताओ कि मुझे यूएस सिटीजनशिप इसके बाद लेना चाहिए कि नहीं। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताना कि यूएस सिटीजनशिप लूं कि ना। तो देखा दोस्तों आपने लापरवाही का नतीजा। ग्रीन कार्ड लेने में 25 साल लग गए। तो सिटीजनशिप तो आप लोग भूल ही जाओ। आइए आज मैं आपको बहुत शुद्ध भाषा में, बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको आज बताऊंगी कि कितना टाइम लगता है ग्रीन कार्ड लेने में, कितना वेटिंग पीरियड है और हमारे जो इंडियंस हैं वो किस लेवल का स्ट्रगल कर रहे हैं इस यूएस सिटीजनशिप और ग्रीन कार्ड को लेने के लिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शिप्रा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है जो मेरे इंडियंस इंडिया से इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनके दिल में एक सपना होगा इस चीज़ का कि इन कैसे करके मतलब लाइक यूएसए में हम लोग सेटल हो जाएँ। तो आज का जो टॉपिक मैं बनाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आपको सच बताऊँगी कि ग्रीन कार्ड में कितना टाइम लगता है, किस तरीके से लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं ग्रीन कार्ड के लिए, सिटीज़नशिप में कितना टाइम लगता है और कितने लोग यूएसए आ रहे हैं इंडिया के, ये भी मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यूएसए में सेटल होना क्या वाक़ई में इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है? आज इसी टॉपिक के बारे में मैं आपसे बात करूंगी, तो एंड तक आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हर साल हमारे कितने इंडियंस यूएसए आते हैं। 2023 के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 78,100 इंडियंस ने ग्रीन कार्ड लिया था, जो कि टोटल ग्रीन कार्ड होल्डर्स का सिर्फ 7% है। अगर मैं लीगल इमिग्रेंट्स इंडियंस की बात करूं तो हर साल हमारे 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में इंडियंस आते हैं। अगर मैं इलीगल की बात करूं, इलीगल जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं इंडियंस, 2024 के डेटा के हिसाब से 90,000 जो हमारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं इंडियंस, वो पकड़े गए डिफरेंट डिफरेंट बॉर्डर्स पे। यूएसए बॉर्डर पे सिर्फ 44,000 हमारे इंडियंस पकड़े गए हैं। तो इस चीज से आपको क्या लग रहा है, क्या पता चला आपको कि यूएसए इंडियंस के लिए कितना ज्यादा अट्रैक्शन बनता जा रहा है उन उन लोगों के लिए। तो चलिए इस वीडियो में आज मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि इतना आसान नहीं है ग्रीन कार्ड लेना। साथ के साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि कितने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं ग्रीन कार्ड को लेने के लिए और सिटीजनशिप को लेने के लिए इंडियंस के लिए। अब हम लोग बात करेंगे कि यूएसए में कितने ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है यूएसए में इंडियंस को आने के लिए। तो आप लोगों को इतना तो पता ही होगा कि अगर आप लोग यूएसए आना चाहते हो तो आपको वीजा की जरूरत होगी, जिसकी बहुत ज्यादा अभी तक अपॉइंटमेंट के लिए वेटिंग चल रही है। यूएससीआईएस अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो 400+ डेज का अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन का डेट चल रहा है अभी फिलहाल। लेकिन इसके अलावा अगर आप आना चाहते हो तो आप B1 B2 पे भी आ सकते हो। B1 B2 आपको पता है टूरिस्ट वीजा के लिए होता है। इसकी वेटिंग भी 400+ डेज तक है अभी फिलहाल, जो कि आप मुंबई, दिल्ली, चेन्नई से ले सकते हो। अगर मैं बात करूं H1 की तो उनकी तो बात ही अलग है। उनका जो वीजा होता है ना वो लॉटरी पे निर्भर करता है और लक पे निर्भर करता है। और इसमें भी आपका जो है अगर लॉटरी में नाम आया तभी आप लोग आ सकते हो, अदरवाइज नहीं। अगर मैं F1 वीजा की बात करूं तो 198 डेज का वेटिंग पीरियड चल रहा है और वो भी आपका डिपेंड करता है कि आपको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, उसके लिए भी बहुत ज्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट हैं। तो दोस्तों इस चीज से आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूएस आना इतना आसान नहीं है। वो भी आपका डिपेंड करता है इंटरव्यू के ऊपर। उस इंटरव्यू में भी आपसे ये पूछा जाता है कि आप कितने दिन में लौटेंगे, और अगर आपने बोल दिया कि आपको सेटल होना है तो समझो आपका वीजा रिजेक्ट। दोस्तों आप लोग जानते होंगे हमारे जो इंडियंस हैं वो इस बात को कहते हैं सोशल मीडिया पे कि जो यूएसए का वीज़ा सिस्टम है वो कितना ज़्यादा इंडियंस के लिए अनफेयर है। हालांकि अगर हम चाइना की बात करें तो 2 दिन लगते हैं सिर्फ वीज़ा मिलने में, और भी डिफरेंट कंट्रीज की बात करें तो बहुत ईजी है वीज़ा मिलना। बट यूएसए का जो वीज़ा सिस्टम है इंडियंस के लिए वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, अनफेयर है। अगर आप बात करें ओवर स्टे की, अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो ठीक है। अगर आप
ओवरस्टे करेंगे तो वीज़ा मिलेगा ही नहीं, फिर तो आप भूल जाओ। इसी से आपको पता चलता होगा कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है यूएसए में रहने के लिए इंडियंस को। अब हम बात करेंगे कि ग्रीन कार्ड का कितना ज़्यादा वेटिंग पीरियड है इंडियंस के लिए। गाइज़ अब मान लेते हैं कि आपको वीज़ा मिल गया, आप रहने लग भी गए, लेकिन आपको ग्रीन कार्ड के लिए कितना टाइम यहाँ पे व्यतीत करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर ने आपका ग्रीन कार्ड लगवा भी दिया ईबी-1 और ईबी-2 का, तो आपको पता है कम से कम 13 से 20 साल का वेटिंग पीरियड है। इसका मतलब अगर 1 अप्रैल 2025 की बात करें कि जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिलने वाला है, उन लोगों ने कम से कम 2012 में अप्लाई किया होगा। और अगर मैं बात करूँ कि आप आज अप्लाई करते हो, तो कम से कम आपको 30 साल लग जाएगा। अगर मैं बैकलॉग की बात करूँ, तो अभी तक का जो बैकलॉग है, जो डेटा है, वो 1 मिलियन लोगों ने ग्रीन कार्ड अप्लाई कर दिया है। इस हिसाब से अगर मैं आगे की बात करूँ, तो संभावना है कि कम से कम ये जो डेटा है वो 2.5 मिलियन तक भी जा सकता है। तो इसी हिसाब से आप ये लगा लो कि ग्रीन कार्ड मिलने में भी कितनी मुश्किल आती है और कम से कम आने वाले टाइम में ये डेटा इतना ज़्यादा पहुँच जाएगा कि उम्मीद ही नहीं है कि आप लोगों का नंबर कब आएगा। ऐसा कि डेटा से पता चला है, लोग ऐसा कहते हैं कि जो ये बैकलॉग अभी है इसको क्लियर करने में ना कम से कम 195 ईयर्स लग जाएँगे। लेकिन लोग फिर भी अप्लाई किए जा रहे हैं ग्रीन कार्ड। हालाँकि अगर मैं बात करूँ तो जो यूएसए है ना वो हर कंट्री का 7% लोगों को ग्रीन कार्ड देती है। तो इस हिसाब से आप लगा लीजिए कि जो हमारे इंडियंस हैं, उनको सिर्फ़ जो हमारे इंडियंस की पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से उन्हें 7% पे ही ग्रीन कार्ड मिलेगा। एक बात आपको और बता देती हूँ कि ग्रीन कार्ड लेना सच में ही आसान बात नहीं है। मेरे मेरे कुछ ऐसे लाइव एग्ज़ाम्पल्स हैं, मेरी कंपनी के ऐसे एम्प्लॉइज़ हैं, जिन्होंने अपना एच-1 लगवाया। एच-1 के बाद ही कंपनी ने उन्हें कुछ टाइम पीरियड बाद ही आई-140 के साथ-साथ उन्हें ग्रीन कार्ड भी स्पॉन्सर कर दिया। बट क्या हुआ, इसमें ये है कि उन्हें इंडिया जाना पड़ेगा क्योंकि उनका एच-1 मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया था कि 6 इयर्स का ही ड्यूरेशन होता है कि 6 इयर्स तक ही वो लोग स्टे कर सकते हैं और आई-140 अगर नहीं आया है आपका और ग्रीन कार्ड लग गया है, तो उस केस में भी आपको इंडिया जाना पड़ेगा। अब इंडिया जाने के बाद लोग आ रहे हैं दोबारा, वहाँ से वेट कर रहे हैं ग्रीन कार्ड का। तो सबसे दिक्कत वाली बात ये है ना कि आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड है, 15 साल बाद ग्रीन कार्ड उसको मिला है। मैंने अपनी फ्रेंड से कहा कि तुमने क्यों ले लिया यूएस सिटीज़नशिप इतनी जल्दी? हालाँकि उसके पास ग्रीन कार्ड था बट वो फिर भी सेफ नहीं फ़ील कर रही थी। वो मुझे ये कह रही थी कि यार ट्रम्प के इतने ज़्यादा न्यूज़ में आ रहे हैं खबर कि ग्रीन कार्ड वालों को भी वो कभी भी बोल सकता है कि आप लोग जाओ यहाँ से। तो बेटर है यूएस सिटीज़नशिप ले लेना क्योंकि ग्रीन कार्ड अगर आपको मिल जाता है ना तो सिर्फ़ आपको इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना पड़ता है। कुछ आपकी वेरिफ़िकेशंस होती हैं, वेरिफ़िकेशंस के बाद आपको यूएस सिटीज़नशिप मिल जाता है। तो कहने का मतलब कि ग्रीन कार्ड के बाद भी आप सेफ नहीं हैं यूएसए में, आपको तब भी जाना पड़ सकता है। तो यूएस सिटीज़नशिप ही एक बेस्ट ऑप्शन है जिसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ेगा। ये नहीं पता कि कब तक आपका आएगा क्योंकि वेटिंग में बहुत ज़्यादा लोग लगे यूएसए अगर आप लोग सेटल होना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ेगा। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि क्या एकमात्र एक यूएसए ही ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको सेटल होना चाहिए? या फिर कोई और भी हमारे पास सॉल्यूशन है या और कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे हम लोग सेटल हो सकते हैं? तो चलिए आगे हम अब इसी बारे में बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं यूएसए के अलावा, जहाँ हम सेटल हो सकते हैं। 6 ऐसी कंट्रीज़ बताऊँगी जहाँ पे आपको सेटल होने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। पहली है आपकी कनाडा, सेकंड है आपकी ऑस्ट्रेलिया, थर्ड है आपकी न्यूज़ीलैंड, फोर्थ है आपकी सिंगापुर, फिफ्थ है आपकी दुबई एंड सिक्स्थ है आपकी जर्मनी। अब बात करते हैं कनाडा की। कनाडा में बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं हमारे, आपको पता ही होगा और स्किल्ड वर्कर्स को ईज़िली पीआर मिल जाता है। कनाडा में ना बहुत ईज़ी है पीआर लेना, सिटीज़नशिप लेना स्किल्ड वर्कर्स के लिए। हालाँकि आपको ये बात पता ही होगी, जब भी हमारा एच-1 एक्सपायर हो जाता है, तो लोग जो मूव होते हैं ना, कुछ पीरियड के लिए वो डिफरेंट-डिफरेंट इन्हीं कंट्रीज़ में मूव होते हैं। तो कनाडा एक ऐसा देश है, ऐसी कंट्री है जिसे लोग बहुत ज़्यादा चूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी है लोगों का कनाडा के प्रति क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है यूएसए से। अब बात करूँ अगर मैं पीआर की, तो सिर्फ़ 6 से 12 महीने लगते हैं पीआर लेने में, एक स्किल्ड वर्कर को और सिटीज़नशिप की तो आप बात करो ही मत, 3 साल के अंदर-अंदर सिटीज़नशिप भी आ जाता है। तो कनाडा में सिटीज़नशिप बहुत ज़्यादा ईज़ी है।
अब बात करते हैं सेकंड ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया भी एक अच्छा ऑप्शन है सेटल होने के लिए इंडियंस के लिए। तो जनरल अगर मैं वर्कर्स की बात करूँ तो पीआर लेने में आपको 1 से 2 साल लग जाते हैं। बट यहाँ पे जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो थोड़ा हाई है, लेकिन जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपको मिल जाती हैं। तो सेकंड ऑप्शन में जो लोग जाते हैं ना वो ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश करते हैं सेटल होने की, क्योंकि थोड़ा-सा दूर है मैं मानती हूँ, बट फिर भी पीआर लेना बहुत ईज़ी है, 1 से 2 साल में ही आपको मिल जाएगा। थर्ड मैं आपको बताना चाहूँगी जर्मनी। जर्मनी में ना लोग सेटल होते हैं, बट इसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम ये आती है, लैंग्वेज इश्यू आता है। तो आपको जर्मनी जाने से पहले लैंग्वेज थोड़ा-सा आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग जर्मन लैंग्वेज में ही बात करते हैं। लोगों से इंटरैक्ट करने में थोड़ा-सा आपको मुश्किल होगा अगर आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती तो, और पीआर भी ईज़िली मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ है ना, वो स्टेम फील्ड वालों के लिए ज़्यादा हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, अगर इस फील्ड से अगर कोई भी है ना, तो वो ईज़िली सेटल हो सकता है और पीआर भी ईज़िली मिल जाती है जर्मनी में। बात करते हैं दुबई की, तो दुबई में ना वीज़ा लेना बहुत ईज़ी है, बट पीआर मिलना बहुत ज़्यादा टफ है। तो लोग यहाँ पे जो जाते हैं ना, वो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जाते हैं। टैक्स जो आपका है, वो माफ़ है, यहाँ पे टैक्स नहीं देना पड़ता आपको, और ईज़िली आप बहुत अच्छा कमा सकते हो यहाँ पे जाके। पीआर आपको नहीं मिलेगा, और बहुत पास भी है दुबई आपका, तो लोग बहुत कोशिश करते हैं दुबई जाने की भी। इसमें आपको बताती हूँ सिंगापुर के बारे में। सिंगापुर थोड़ा-सा इंडिया से दूर है, बट सेटल होना बहुत ज़्यादा ईज़ी है। अगर आप वहाँ जॉब कर रहे हैं ना, तो 2 से 3 साल में कंपनी, एम्प्लॉयर आपका पीआर अप्लाई कर देगी, और यहाँ पे सिटीज़नशिप का जो वेटिंग पीरियड है वो 10 इयर्स तक है, तो आपको ईज़िली मिल जाएगा। जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ अगर मैं बात करूँ तो हाई पेइंग आपको, मतलब लाइक हाई पे रेट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उसके हिसाब से हाई है। तो लोग सिंगापुर भी सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमें यूएसए सेटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डॉलर है। डॉलर मीन्स रोकड़ा, बहुत ज़्यादा पैसा है। प्लस टेक हब है, यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ भी बहुत अच्छी है, और जो हमारे इंडियंस जो अपॉर्च्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं, टेक हब है। कुछ टाइम पीरियड बाद वो ही इंडियंस उस कंपनी के सीईओ होते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो लाइफ है वो हॉलीवुड की तरह है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी अच्छा है, मीन्स हाई है। अच्छा कमाओगे तो अच्छा दोगे ही ना, मतलब लाइक अच्छा आप स्पेंड कर सकते हो ना। इंडियन खाना भी मिलता है, बस थोड़ा-सा आपको मेहनत करनी पड़ती है। खाना भी ईज़िली मिल जाता है। लाइफ़स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है, एनवायरनमेंट अच्छा है, नेचर अच्छा है। अमेरिका के अंदर एक वाइब है, हॉलीवुड वाइब है, जिसको देखने के बाद इंडियंस वापस जाते ही नहीं हैं। तो दोस्तों, चलो मैं अपनी बात करती हूँ आपसे कि मैं यूएसए में क्यों हूँ। देखो, चैलेंजेस लाइफ में बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप यूएसए में हो ना, आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा और चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना यहाँ पे, वो वीज़ा की है, कि वीज़ा अगर आपके पास कोई भी हो, चाहे वो L1 हो, चाहे H1 हो, दिमाग में ना स्ट्रेस रहता ही है कि कभी भी आपको यहाँ इस देश को छोड़ के जाना पड़ सकता है। तो सबसे ज़्यादा लोग जो सेफ है ना यहाँ पे, वो है यूएस सिटीज़नशिप वाले ही। और यूएस सिटीज़नशिप तभी आपको मिलेगा जब आप यहाँ पे एक प्रॉपर, हो सकता है कि आप अपनी जनरेशन भी खराब कर दो, बट मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। अगर आप लोग यूएस से आना चाहते हो तो बिल्कुल आओ, आना चाहिए आपको। लेकिन इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आने के बाद आपको सेटल होना है कि नहीं होना है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करो, थॉरोली अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करो। जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ, तो आप हमेशा अपने इंडिया से अपने आप को कनेक्टेड दिखाओ, टाई दिखाओ कि आप बहुत ज़्यादा बंधे हुए हो इंडिया से, आप वापस यहाँ पे, लाइक वापस यूएस से आने के बाद आप इंडिया जाना चाहते हो। अगर आप इस तरीके की चीज़ें वहाँ दिखाओगे, तो ज़रूर आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसके साथ-साथ अगर आपको लगता है कि वेटिंग पीरियड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इंडिया से यूएसए आने का, अगर आप रह सकते हो उतने वेटिंग पीरियड के साथ, अगर आपको लगता है कि नहीं भई ठीक है, मुझे आना चाहिए, तो ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार वाक़ई में वेटिंग पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो दूसरा ऑप्शन मेरी तरफ से जो आपको टिप्स मिलेगा कि और भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि आपकी सिंगापुर हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, कनाडा हो गई आपकी, जर्मनी हो गई आपकी, दुबई हो गई, आप यहाँ पे भी सेटल हो सकते हो। तो दोस्तों, किसको यूएसए नहीं आना चाहिए? जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएसए आने के लिए अगर आपको सिटीज़नशिप लेना है या ग्रीन कार्ड लेना है, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप उस इंतज़ार के लिए तैयार हैं, तो ये भी चीज़ जान लीजिए कि ग्रीन कार्ड लेने के लिए कम से कम 13 से 25 साल का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। साथ के साथ वीज़ा जो आपका होगा, 400 से 500 दिन का वेटिंग पीरियड है। और आपको पता है, अपॉर्च्युनिटीज़ के साथ-साथ जब आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है ना, कोई भी वीज़ा हो, आपको हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ेगा। जेब में डॉलर तो है, पर इंतज़ार बहुत ज़्यादा है। दिल टूटता है, फैमिली से दूर रहना पड़ता है आपको। एक अपना देश छोड़ के दूसरे देश में आने के लिए अगर आप लोग तैयार हो, तो कोई भी मनाही नहीं है, आप आ सकते हो। लेकिन आने से पहले वो सारी चीज़ें आपको देखनी है कि क्या-क्या चीज़ें आपको
झेलनी पड़ेगी यहाँ पे आके। वो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। हर एक इंडियन जब यूएसए आता है ना, उसको ये स्ट्रगल करना ही पड़ता है। कोई भी ऐसा इंडियन नहीं है, जो यूएसए में आके स्ट्रगल नहीं कर रहा हो ग्रीन कार्ड लेने के लिए और यूएस सिटीज़नशिप लेने के लिए। तो इसी से आप समझ जाओ कि कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है यूएसए में सेटल होना। तो दोस्तों अब आप लोगों की बारी है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि आप लोग यूएसए में सेटल होना चाहते हो या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सेटल होना चाहते हो? अगर आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में सेटल होना चाहते हो, तो क्यों होना चाहते हो? और अगर आप यूएसए में सेटल होना चाहते हो, तो क्यों होना चाहते हो? और नहीं भी होना चाहते हो, तो क्यों नहीं होना चाहते हो? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आज आपका यही काम है, आप मुझे बताओगे। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, प्रॉपर जानकारी वाली वीडियो लगी होगी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाओ ताकि प्लीज़ वो इल्लीगल तरीके से यूएसए ना आएँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। लीगल तरीके से ही आएँ वो लोग यूएसए और मेरी वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय।